हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का नेक्स्ट सम सॉल्व करने वाले हैं, विच इज सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 या सिंपली इलस्ट्रेशन एग्जांपल नंबर 2, जिसमें उन्होंने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर आनंद एज ऑन 1st अप्रैल 18 एंड 31st मार्च 19 प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि हाउ टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड ऑलवेज इन 3 पार्ट। वन इज कॉल्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इज कॉल्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आज भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनाना है। किसके लिए बनाना है? मिस्टर आनंद के लिए बनाना है। बट यहां पर एज अ क्वेश्चन उन्होंने आपको बैलेंस शीट दी है, जिसमें यू कैन सी लायबिलिटी साइड में 2 साल की अमाउंट है, दैट इज अप्रैल 18 की अमाउंट है एंड मार्च 19 की अमाउंट है। साथ ही साथ ऑन द एसेट साइड भी 1st अप्रैल 18 एंड 31st मार्च 19 यानी कि 2 साल की वैल्यूज दी है। तो व्हाट वी कैन सिंपली से कि यहां पर हमारे पास अवेलेबल है 2 साल की बैलेंस शीट। इन 2 साल की बैलेंस शीट की वैल्यूज को कंपेयर करके हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे ऑन दी एसेट साइड लास्ट आइटम इज लैंड, एसेट्स में लास्ट आइटम इज लैंड, कि पिछले साल अगेन 2018 विल बी टर्म्ड एज प्रीवियस ईयर एंड 2019 विल बी टर्म्ड एज करंट ईयर, चालू साल, राइट, जो लेटेस्ट ईयर है। तो 18-19 में से लेटेस्ट क्या है? 2019। तो 2019 विल बी टर्म्ड एज करंट ईयर एंड 2018 विल बी टर्म्ड एज प्रीवियस ईयर। तो हमें करंट ईयर की वैल्यूज को प्रीवियस ईयर के वैल्यूज के साथ कंपेयर करना है और ये देखना है कि क्या प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में वैल्यूज बढ़ रही है या कम हो रही है। से फॉर एग्जांपल, लैंड पिछले साल 20,000 था, इस साल 30,000 है। तो व्हाट वी कैन से कि लैंड में देयर इज अ इंक्रीज, लैंड इंक्रीज हो रही है, लैंड में इंक्रीज है। मशीनरी देखोगे तो मशीनरी पहले 80,000 का था, अब 86,000 का है। तो मशीनरी में ऑल्सो देयर इज इंक्रीज। कितने से इंक्रीज हो रहा है? 6,000 से इंक्रीज हो रहा है। लैंड 20 की 30 हुई तो इंक्रीज हो रही है, कितनी से इंक्रीज हो रही है? 10,000 से इंक्रीज हो रही है। ऊपर और जाओगे तो बिल्डिंग 50 का 55 हुआ, तो आई कैन से बिल्डिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। बिल्डिंग पहले पिछले साल 50,000 था, इस साल 55,000 है। तो 50,000 की बिल्डिंग इज नाउ 55,000, सो देयर इज इंक्रीज इन बिल्डिंग। मैं बस इंक्रीज डिक्रीज के बारे में बात कर रहा हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है उस पर हम आते हैं। मैं बस आपको बैलेंस शीट को पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। यहां पर हमारे पास 2 साल की वैल्यूज दिए इन बैलेंस शीट, वन इज फॉर 2018 एंड वन इज फॉर 2019। तो 2019 विल बिकेम आवर करंट ईयर एंड 2018 विल बिकेम आवर प्रीवियस ईयर। तो बस मैं करंट ईयर की वैल्यूज को प्रीवियस ईयर वैल्यूज के साथ कंपेयर कर रहा हूं और ये देख रहा हूं कि वैल्यूज बढ़ रही है या घट रही है। सो लैंड इंक्रीज हो रही है, मशीनरी इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। पहले 4,000 था, अब 3,600 है। सो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 400। डेटस 35,000 था, अब 38,400 है। सो देयर इज अ इंक्रीज इन डेटस, डेटस इज इंक्रीजिंग। 35,000 का 38,400 हुआ। फिर स्टॉक 25,000 का 22,000 हुआ। सो stock is decreasing. So there are certain assets which are increasing, there are certain assets which are decreasing, right? But जब आप asset side पढ़ते हो तो दिमाग में और एक क्लासिफिकेशन याद रखो कि asset side को हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो ये डिवीजन हमारे बहुत काम में आएगा। दैट इज कि assets में से we have to check कि which of the assets are fixed assets and which of the assets are current assets. assets में से हमें क्या चाहिए हमेशा कि कौन से asset current assets है, कौन से asset fixed assets है। वो बैक ऑफ द माइंड आपका क्लासिफिकेशन रेडी होना चाहिए। जैसे कि स्टॉक इज आर करंट एसेट, डेटर इज आर करंट एसेट, कैश इज आर करंट एसेट, बिल्डिंग ऑन द अदर एंड इज फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी इज फिक्स्ड एसेट्स, लैंड इज फिक्स्ड एसेट्स, राइट। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो ये बाइफर्फिकेशन हमारे काम में आएगा कि कौन से करंट एसेट्स है वो हमें पता है, कौन सी फिक्स्ड एसेट्स है वो हमें पता है। तो वी नो व्हाट आर द करंट एसेट्स, वी नो व्हाट आर द फिक्स्ड एसेट्स। वैसे ही उसी प्रकार के अगर आप लायबिलिटी साइड देखोगे तो लायबिलिटी साइड में पहले कैपिटल 1,48,000 था, 1,49,000 हुआ। सो देयर इज इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल बढ़ रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स देखोगे तो 36,000 थे, 41,000 के हो गए। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बढ़ रहे हैं। सो देयर इज इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर। अगेन मैं पिछले साल की वैल्यूज करंट ईयर की वैल्यूज के साथ कंपेयर कर रहा हूं एंड देख रहा हूं कि वैल्यूज बढ़ रही है या कम हो रही है। तो 18 के कंपैरिजन में 19 में कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है एंड इवन लॉन्ग टर्म लोन आपका पहले 30,000 था वो 45,000 हो गया, दैट इज इंक्रीज हुआ, राइट। तो लायबिलिटी साइड में हमें चाहिए कि इनमें से करंट लायबिलिटी कौन सी है। करंट लायबिलिटीज को साइड में निकाल
निकाल के रखो। करंट लायबिलिटी छोड़ के बाकी की लायबिलिटीज का क्या करना है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते वक्त देखते हैं। तो लायबिलिटीज में से विच और द लायबिलिटीज आर करंट लायबिलिटी, तो आंसर इज वेरी सिंपल, सन्ड्री क्रेडिटर इज द ओनली करंट लायबिलिटी गिवन ऑन द लायबिलिटी साइड। तो सन्ड्री क्रेडिटर इज आर करंट लायबिलिटी, कैपिटल इज ऑलवेज कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लोन इज लॉन्ग टर्म लोन। उसी के अंदर है कि लंबे समय के लिए हमने कर्जा लिया हुआ है, कि पहले मेरे पास 30,000 का कर्जा था, अब वो कर्जा बढ़ के 45,000 हो गया। दिस इज व्हाट आई कैन इंटरप्रेट फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट, राइट। तो ये बस बैलेंस शीट पढ़ने का तरीका मैंने बताया कि 2 साल की वैल्यूज है, हम बस देख रहे हैं कि वैल्यूज में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इन्हीं इंक्रीज डिक्रीज के साथ हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, राइट। कि मिस्टर आनंद की ये 2 साल की बैलेंस शीट्स है, बैलेंस शीट के एसेट साइड के सर्टन एसेट्स बढ़ रहे हैं, सर्टन एसेट्स घट रहे हैं, ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी में सारी लायबिलिटीज बढ़ रही है। इन्हीं इंक्रीज डिक्रीज को लेके हमें क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो अगला काम हमारा वही है कि मैं आ रहा हूँ ऑन अ फ्रेश पेज, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आनंद, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज यूजुअल, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। सो ये मैंने फॉर्मेट रेडी किया या सिंपल लाइंस ड्रॉ किए। अब जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे तो मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमेशा पहला हिस्सा चाहिए एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या चाहिए मुझे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मुझे कैसे मिलेगा, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि आपको हमेशा बेस लेना है एज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो आपको बेस लेना है एंड उसके अंदर आपको सर्टेन आइटम्स ऐड करने हैं एंड सर्टेन आइटम्स आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। सो द क्वेश्चन इसके कौन से आइटम्स ऐड करने हैं, तो ये ऑलरेडी मैंने कल बताया था कि अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो ऐड करना है, करंट एसेट्स डिक्रीज होती है तो उन्हें ऐड करना है। एंड ऑन द अदर हैंड मुझे लेस क्या करना है, तो मुझे लेस कौन से आइटम करने हैं, तो इसका उल्टा कि मुझे लेस करना है अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो मुझे लेस करना है एंड करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो मुझे लेस करना है। इज दिस क्लियर? तो कैसे फाइंड आउट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो उसका फॉर्मूला याद रखो कि आपको हमेशा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बेस लेना है, उसमें आपको ऐड करना है सर्टेन वैल्यूज एंड सर्टेन वैल्यूज लेस करना है। तो ऐड क्या करना है, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो ऐड करो, करंट एसेट्स डिक्रीज होती है तो ऐड करो। तो ऐड में 2 हिस्से हैं, इफ करंट लायबिलिटी इंक्रीज ऐड इट, इफ करंट एसेट डिक्रीज ऐड इट, राइट। जो डिक्रीज इंक्रीज अभी हमने पढ़ा था कि डिफरेंस जो आएगा दैट इज इंक्रीज और फिर डिक्रीज। तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो ऐड करना है, करंट एसेट डिक्रीज हुए तो ऐड करना है। ऑन द अदर हैंड अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज लेस वैल्यूज लिखनी है उसकी या माइनस वैल्यूज लिखनी है। एंड अगर करंट एसेट इंक्रीज होती है तो उनकी वैल्यूज माइनस में यानी कि लेस पार्ट के अंडर लिखना है, राइट। तो मुझे इसमें 3 हिस्से चाहिए। कौन से 3 हिस्से चाहिए, पहले मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, देन आई नीड टू फाइंड कि कौन से आइटम्स ऐड करने, फॉर दैट आई हैव टू एनालाइज लायबिलिटीज एंड एसेट्स, राइट। एंड फिर से मुझे लेस वाले आइटम चाहिए, फिर से मुझे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को एनालाइज करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करना है, जिसमें मुझे सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो क्वेश्चन में बस हमारे पास बैलेंस शीट है, कहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नेट प्रॉफिट का जिक्र है क्या, नीचे एडजस्टमेंट्स है क्या, जो आपके कैश फ्लो के सम से इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं दी जाएगी, आपको बस 2 साल की वैल्यूज को कंपेयर करके कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। सो द क्वेश्चन इज वेयर इज माय नेट प्रॉफिट। द सिंपल आंसर टू इट कि जो आपका कैपिटल है, कैपिटल का डिफरेंस हमेशा आपका नेट प्रॉफिट बनेगा। कि पहले पिछले साल मेरा कैपिटल था 1,48,000, नाउ कैपिटल हैज इंक्रीज टू 1,49,000। सो कैपिटल इंक्रीज क्यों हुआ, सो ऑन द अजम्पशन दैट इस साल आपका 1,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ कि 1,48,000 का कैपिटल इंक्रीज टू 1,49,000। सो रीजन बिहाइंड इंक्रीज of capital is nothing but net profit। वही मैंने आपको दिया, difference of capital to be taken as net profit for the year। तो 1,49,000 माइनस 1,48,000 आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 1,000। वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,49,000 माइनस 1,48,000, आउटर कॉलम में 1,000। ये क्लियर है कि टू फाइंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मुझे शुरुआत करनी है विद द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो नेट प्रॉफिट मैं कहाँ से लेके आया, तो जो कैपिटल का डिफरेंस है लायबिलिटी साइड में उसे मैंने कंसिडर किया एज नेट प्रॉफिट विच इज 1,000। तो नेट प्रॉफिट मिल गया। अब नेट प्रॉफिट मिलने के बाद मुझे सर्टेन आइटम्स ऐड करने, सर्टेन आइटम्स लेस करने हैं। तो ऐड लेस करने के लिए आई हैव टू चेक कि मेरे पास कौन सी करंट एसेट है, कौन सी करंट लायबिलिटीज है। तो मैं शुरुआत करता हूं विद द करंट लायबिलिटीज। तो हमारे पास देयर इज ओनली वन
करंट लायबिलिटी, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके अलावा हमारे पास और कोई करंट लायबिलिटी नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर इज माय करंट लायबिलिटी। अब ये करंट लायबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है? तो सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले 36,000 था, अब वो 41,000 हो रहा है। तो आई कैन सिंपली से सन्ड्री क्रेडिटर इज इंक्रीजिंग बाय ₹5,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स में देयर इज इंक्रीज ऑफ 5,000। 36,000 से वो चले गए 41,000 पर, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है मतलब भी आपके करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो मैं वही उसे के आगे लिख रहा हूं कि इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर इज इक्वल टू इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स इज माय करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर बढ़ रहा है मतलब मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। तो करंट लायबिलिटी बढ़ने पर उसे हमें ऐड करना है या लेस करना है? तो आंसर इज इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इज एडेड। ऐड के अंदर देखो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को आपको ऐड करना है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को आपको सबट्रैक्ट करना है। तो यहां पर करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है, तो मैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसे ऐड स्टेटमेंट के अंदर लिखूंगा। तो जो सन्ड्री क्रेडिटर का डिफरेंस आएगा 36 एंड 41,000 के बीच में, विच इज नथिंग बट 5,000 को मैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करूंगा? ऐड करूंगा। मैं लिख रहा हूं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी नथिंग बट सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने से इंक्रीज हुआ? 5,000। इनर कॉलम में लिखा कि माय सन्ड्री क्रेडिटर इज माय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज होने पर मुझे उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करना है? ऐड करना है। इज दिस क्लियर? अब सन्ड्री क्रेडिटर के अलावा और कोई करंट लायबिलिटी है क्या? आंसर इज नो। सो वी आर डन विद करंट लायबिलिटीज का कैलकुलेशन। देयर इज ओनली वन करंट लायबिलिटी जो इंक्रीज हो रही है, तो मैंने उसे इंक्रीज के अंदर दैट इज ऐड आइटम्स में लिख लिया। राइट अब मुझे चाहिए कि मेरे पास कौन से करंट एसेट्स है। तो एसेट्स में स्टॉक इज माय करंट एसेट, डेटर इज माय करंट एसेट, कैश इज आल्सो माय करंट एसेट। बट कैश को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंड में प्लस या माइनस करते हैं टू फाइंड द फाइनल आंसर। तो कैश इज माय करंट एसेट, बट उसे अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो कैश का बैलेंस है ऑन 1 अप्रैल 18 एंड 31 मार्च 19, इसका यूज हम सबसे एंड में हमारा कैश फ्लो टैली करने के लिए करेंगे। तो कैश इज माय करंट एसेट, बट इसका डिफरेंस अभी इंक्लूड नहीं करना है। इज दिस क्लियर? तो जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में भी किया था कि उन्होंने आपको कैश की वैल्यूज दी थी, तो उसको हमने करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं किया था, उसे हमने एट द एंड लिखा एंड हमने हमारा फाइनल आंसर कैलकुलेट किया। राइट तो कैश इज करंट एसेट, बट उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। तो कैश छोड़ के कौन से करंट एसेट है? तो स्टॉक इज करंट एसेट, डेटर इज करंट एसेट, बाकी जो हमने डिस्कस किए थे वो सारे फिक्स्ड एसेट्स है। तो 3 ही करंट एसेट है, उसमें से कैश को अभी इंक्लूड नहीं करना है, तो बचता है स्टॉक एंड डेटर। अब बस मुझे यही चेक करना है कि स्टॉक इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सेम वे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो स्टॉक मेरे पास पहले था 25,000 का, अब वो हो गया 22,000 का। सो देयर इज अ डिक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, स्टॉक घट रहा है। तो अगर स्टॉक घट रहा है तो इसका मतलब है करंट एसेट घट रहा है। तो वही मैंने लिखा डिक्रीज इन स्टॉक डिनोट्स डिक्रीज इन करंट एसेट्स। यस और नो? कि स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई मतलब करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई। ऑन द अदर हैंड दूसरा है डेटर्स। डेटर्स पहले था 35,000, अब हो गया 38,400। सो डेटर्स इंक्रीज हो रहा है। डेटर्स 35,000 से 38,400 पर चले गए। सो देयर इज इंक्रीज इन डेटर्स। इंक्रीज इन डेटर्स डिनोट इंक्रीज इन करंट एसेट्स। वही मैंने आपको लिख के दिया कि इंक्रीज इन डेटर्स इज इक्वल टू इंक्रीज इन करंट एसेट्स। डेटर बढ़ रहा है, करंट एसेट्स बढ़ रहा है। स्टॉक घट रहा है मतलब करंट एसेट्स घट रहा है। तो अब मुझे फॉर्मूला के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज को अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में अकोमोडेट करना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर करंट एसेट डिक्रीज होती है तो उन्हें ऐड करो। यस और नो? ऐड के आइटम्स के अंदर देखो दूसरा नंबर का फॉर्मूला, डिक्रीज इन करंट एसेट इज एडेड टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इंक्रीज इन करंट एसेट इज सब्ट्रैक्टेड और माइनस फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इज दिस क्लियर? तो करंट एसेट्स बढ़ती है तो उसे करना है हमें सब्ट्रैक्ट। अगर करंट एसेट्स घटती है तो उसे हमें करना है ऐड। तो इफ देयर इज इंक्रीज इन करंट एसेट्स उसे हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। इफ देयर इज डिक्रीज इन करंट एसेट्स उसे हमें ऐड करना है। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, जो डिक्रीज इन करंट एसेट उसे ऐड करता हूं, फिर जो इंक्रीज इन करंट एसेट है उसे मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो कौन डिक्रीज हो रहा है? स्टॉक डिक्रीज हो रहा है। तो स्टॉक डिक्रीज हो रहा है मतलब करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो स्टॉक का जो डिफरेंस है मैं उठा के ऐड के आइटम्स के अंदर लिख रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं डिक्रीज इन करंट एसेट्स विच इज स्टॉक बाय ₹3,000। स्टॉक कितने से डिक्रीज हुआ? 3,000 से। कैसे 3,000? पहले स्टॉक था 25,000, अब वो हो गया 22,000। सो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ स्टॉक बाय ₹3,000। स्टॉक 3,000 रुपए से घटा।
Is this clear? So there is a decrease in stock by ₹3,000, right? And on the other hand मेरे पास डेटर्स है जो कि क्या हो रहे हैं, डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज इन डेटर्स हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेस के सामने मैं लिख रहा हूं इंक्रीज इन करंट एसेट्स दैट इज डेटर्स माइनस 3,400। अब 3,400 कैसे है कि पहले 35,000 रुपीज के डेटर्स थे, अब वो इंक्रीज हो रहा है टू 38,400। देयर इज इंक्रीज इन करंट एसेट्स दैट इज डेटर्स आर इंक्रीजिंग, सो इंक्रीज इन करंट एसेट्स इज सब्ट्रैक्टेड, लेस है इसलिए मैंने उसे ब्रैकेट में लिखा कि ये नेगेटिव वैल्यू 3,400 इज अ नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि यहां पर हमने फॉर्मूला में लिखा है लेस कि अगर करंट एसेट बढ़ता है तो मुझे उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए मैंने उसे लिखते वक्त ब्रैकेट में लिखा कि 3,400 इंक्रीज है बट कैश फ्लो के लिए इट इज अ नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि कैश फ्लो में हम इंक्रीजिंग करंट एसेट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो डेटर इंक्रीज हुए, मैं उसे सब्ट्रैक्ट करूंगा बिकॉज करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैंने फॉर्मूला यूज किया एंड सर्टेन आइटम्स ऐड किए, सर्टेन आइटम्स लेस किए। अब मुझे इनका फाइनल अमाउंट का टोटल बाहर निकालना है। पहले मैं क्या कर रहा हूं, ऐड के अंदर दो आइटम है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, उन दोनों को ऐड करूंगा, दैट इज 5,000 प्लस 3,000, मुझे टोटल मिल रहा है 8,000। एंड फिर 8,000 में से मैं क्या करूंगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स दैट इज 3,400 को सब्ट्रैक्ट करूंगा एंड उसका वैल्यू बाहर निकालूंगा। सो 8,000 माइनस 3,400 इज नथिंग बट 4,600, right? तो 4,600 is the difference of current assets and current liabilities, that is 4,600 पॉजिटिव आ रहा है। 8,000 माइनस 3,400 is 4,600। अब इस 4,600 को हम जो बेस था हमारा दैट इज नेट प्रॉफिट 1,000 में ऐड करके टोटल नीचे लूंगा, तो 1,000 प्लस 4,600 मुझे टोटल नीचे मिल रहा है 5,600। ये हमारा पहले हिस्से का आंसर हुआ। पहला हिस्सा क्या है हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जो 5,600 है दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसे मैं कहूंगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नथिंग बट पार्ट ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पार्ट ए। तो मेरा पार्ट ए का आंसर आ गया दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने बस फॉर्मूला यूज किया कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लेना है, उसमें सर्टेन आइटम्स ऐड करने हैं, सर्टेन आइटम्स सब्ट्रैक्ट करने हैं। कौन से सर्टेन आइटम्स, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज आपको प्लस या फिर माइनस करना है एज पर द फॉर्मूला, आपको ऑटोमेटिकली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाएगा। तो ये आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल गया, तो पहला हिस्सा आ गया। अब मैं दूसरा हिस्सा भी कैलकुलेट करूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। क्या कैलकुलेट करूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अगेन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे सर्टेन आइटम्स ऐड करने हैं एंड सर्टेन आइटम्स लेस करने हैं। सर्टेन आइटम्स ऐड करने हैं, सर्टेन आइटम्स लेस करने हैं। तो कौन से आइटम्स ऐड करने हैं, कौन से आइटम लेस करने हैं, तो उसका सिंपल आंसर हमारे पास है क्या, नीड टू ऐड इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव्ड, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट की। अगर मैं इन्वेस्टमेंट बेचता हूं या फिक्स्ड एसेट्स बेचता हूं तो मुझे उसे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से कैश इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट बेचने पर पैसा आएगा या फिक्स्ड एसेट्स बेचने पर पैसा आएगा या इंटरेस्ट मिलने पर पैसा आएगा, डिविडेंड मिलने पर पैसा आएगा, वो मैं ऐड करूंगा। एंड ऑन द अदर एंड मैं सबट्रैक्ट क्या करूंगा, तो मैं परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट अगर मैं परचेस करता हूं तो मैं लेस करूंगा कि मैंने अगर फिक्स्ड एसेट्स खरीदा तो पैसे का आउटफ्लो है, तो आउटफ्लो यानी कि माइनस होगा। यस और नो, इन्वेस्टमेंट खरीदा यानी कि पैसे का आउटफ्लो है तो वो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐड में मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड, या फिर मुझे चाहिए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। तो नथिंग बट यहां पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है ऑन द फिक्स्ड एसेट्स पार्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट पार्ट, राइट। अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की एंट्रीज होती, क्वेश्चन में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड होता तो वो आपको एडजस्टमेंट्स में दिया होता। अगेन मैंने वही कहा है आपको कि यहां पर हम बिना एडजस्टमेंट्स के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, बैलेंस शीट में तो कहीं नहीं है, ना ही नीचे एडजस्टमेंट में उन्होंने इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव की एंट्रीज दी हुई है। गेटिंग इट, ये क्लियर है आपको। सो देयर इज नो इंटरेस्ट रिसीव, नो डिविडेंड रिसीव। तो आई हैव टू चेक कि क्या इज देयर एनी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन। तो उसके लिए एसेट साइड में जो फिक्स्ड एसेट्स है उस पर हम कंसंट्रेट करते हैं। तो मेरे पास बिल्डिंग, मशीनरी एंड लैंड, ये तीन फिक्स्ड एसेट्स है। मेरे पास कौन से फिक्स्ड एसेट्स है, बिल्डिंग, मशीनरी एंड लैंड। बट ये तीनों क्या हो रहे हैं, ये तीनों इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्डिंग भी इंक्रीज हो रही है, मशीनरी भी इंक्रीज हो रही है, लैंड भी इंक्रीज हो रहा है। ये सॉर्ट नो। तो अगर
एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो फिक्स एसेट्स इंक्रीज कैसे होंगे? क्या जादू से इंक्रीज होंगे? क्या कि मेरे पास बिल्डिंग थी, मैंने जादू की, वो बिल्डिंग इंक्रीज होगी? नहीं। मेरे पास मशीनरी थी, जादू की, वो मशीनरी इंक्रीज हुई? नहीं। ऐसा होता है क्या कि जादू से आपकी फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे? आंसर इज नो। तो फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हुए कैसे? तो आपने फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर किए। इफ फिक्स्ड एसेट्स इज इंक्रीजिंग, इसका सिंपल लॉजिक इज कि आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदा। सो इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स डिनोट्स परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कि आपने पैसे देके फिक्स्ड एसेट्स खरीदे। तो बिल्डिंग भी इंक्रीज हो रहा है, मशीनरी भी इंक्रीज हो रहा है, लैंड भी इंक्रीज हो रहा है, नथिंग बट इट डिनोट्स कि आपने लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी परचेस किया इस साल। तो वही मैंने आपको साइड में एक नोट दे दिया कि इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहा है, फिक्स्ड एसेट्स क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपने खरीदा। सो इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स डिनोट्स परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स परचेस करने पर पैसा आएगा या जाएगा? आंसर इज वेरी सिंपल, पैसा जाएगा। तो ये प्लस होगा या माइनस होगा? आंसर इज वो लेस होगा, क्योंकि लेस में हमें क्या करना है? परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसे हमें लेस के अंदर लिखना है। तो ऐड करने के लिए इज देयर एनी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? नहीं, दिख ही नहीं रहा कि तीनों फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो देयर इज नो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ना क्वेश्चन में इंटरेस्ट, ना क्वेश्चन में डिविडेंड। तो जो पहला हिस्सा ऐड वाला हिस्सा यहां पर अवेलेबल ही नहीं है। ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ अवेलेबल ही नहीं है। ना हमें इंटरेस्ट कहीं से मिल रहा है, ना हमें डिविडेंड कहीं से मिल रहा है, ना कहीं पर हमें यह पता चल रहा है कि हमने इन्वेस्टमेंट बेचे या बिल्डिंग बेची या मशीनरी बेची या लैंड बेची, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स बेचे। सो देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन द फर्स्ट हिस्सा, दैट इज ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐड करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो लेस करने के लिए अवेलेबल है क्या? आंसर इज यस, कि हमें दिख रहा है कि बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड इंक्रीज हो रही है, मतलब आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, तो फिक्स्ड एसेट्स खरीदने पर पैसा जाएगा। तो आई नीड टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम माई कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इज दिस क्लियर? तो ऐड करने के लिए कुछ नहीं, तो ऐड के सामने मैं लिख रहा हूं डैश। ऐड के सामने मैंने क्या लिखा है? डैश। लेस करने के लिए मेरे पास तीन आइटम है, बिल्डिंग परचेस, मशीनरी परचेस, लैंड परचेस, तो उनको उठा के एक एक करके मैं लिख रहा हूं कि लेस के अंदर मैं पहले लिख रहा हूं परचेस ऑफ बिल्डिंग ₹5000। क्यों 5000? तो 50,000 की बिल्डिंग पहले थी, अब 55,000 की बिल्डिंग हुई, तो बिल्डिंग में कितने से इंक्रीज हुआ? 5,000 से इंक्रीज हुआ। मतलब इस साल मैंने बिल्डिंग खरीदने के लिए 5,000 रुपए खर्च किए, वो मैंने लिख लिया कि परचेस ऑफ बिल्डिंग 5,000। मैं उसे नेगेटिव लिख रहा हूं, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, क्योंकि बिल्डिंग परचेस करने की वजह से नेगेटिव कैश फ्लो होगा, पैसा जाएगा, इट इज कैश आउटफ्लो। तो मैंने लेस के सामने क्या लिखा? परचेस ऑफ बिल्डिंग नेगेटिव 5,000। सेम इज परचेस ऑफ मशीनरी, उठा के मैं नीचे लिख रहा हूं परचेस ऑफ मशीनरी नेगेटिव 6,000। वाई नेगेटिव 6,000? पहले मशीनरी 80,000 की थी, अब वो हो गई 86,000 की। सो देयर इज इंक्रीज ऑफ 6,000 इन मशीनरी विच इज नेगेटिव 6,000, 6,000 जेब से चले गए। एंड लास्ट मेरे पास पहले 20,000 की लैंड थी, अब 30,000 की लैंड थी, सो परचेस ऑफ लैंड बिकेम 10,000। 10,000 से लैंड इंक्रीज हो रही है, तो लैंड खरीदने के लिए मैंने 10,000 रुपए खर्च किए। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के नीचे मुझे ये तीन आइटम्स मिले, इन तीनों की वैल्यूज नेगेटिव है। ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ऐड की वैल्यू इज 0, -5, -6, -10, इनका टोटल मुझे आउटर कॉलम में लेना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट -21,000। क्या आ रहा है? -21,000। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का फाइनल आंसर आ रहा है -21,000, कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर कैश इनफ्लो था ही नहीं, ऐड करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि इसके पैसे आए नहीं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर। बट अंडर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हमने क्या किया? फिक्स्ड एसेट्स परचेस किए, उसकी वजह से पैसे चले गए। तो टोटल कितने पैसे चले गए? तो 21,000 चले गए। अंडर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज -21,000। सो ये मेरा दूसरा हिस्से का आंसर बना, जिसे मैं लिख रहा हूं नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पार्ट बी। तो मेरा पार्ट बी का आंसर आ गया -21,000। इज दिस क्लियर? तो बी हिस्से का भी आंसर मिल गया। अब हमें लास्ट हिस्सा कैश फ्लो का कैलकुलेट करना है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगेन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे सर्टेन आइटम्स ऐड करने हैं, सर्टेन आइटम्स लेस करने हैं। तो मुझे कौन से आइटम ऐड करने हैं? तो मुझे ऐड करने हैं कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑब्लिक एडिशनल कैपिटल, या लोन बोरोड, या इशू ऑफ डिबेंचर, या बॉन्ड्स। एंड मुझे कौन से आइटम सब्ट्रैक्ट करने हैं? तो मुझे रिडम्पशन या रिपेमेंट ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, लोन एक्सेट्रा, या इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड की एंट्रीज होगी, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। सो आई नीड टू ऐड सर्टेन आइटम्स, आई नीड टू सब्ट्रैक्ट सर्टेन आइटम्स। तो कौन से आइटम्स ऐड करने हैं? तो एज आई सेड कि हमें ऐड करने हैं कैपिटल रेज, या लोन टेकन, या एडिशनल कैपिटल, या बोरोड लोन, या इशू ऑफ डिबेंचर, या इशू ऑफ बॉन्ड्स। तो इनमें से हमने जब बैलेंस शीट पढ़ा था तो हमें पता है कि लायबिलिटी साइड में हमें दिख रहा है लॉन्ग टर्म लोन। हमें क्या दिख रहा है लायबिलिटी साइड में? लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन का मतलब क्या है? कि आपने लंबे समय के लिए कर्जा लिया। पहले मेरे पास 30,000 का कर्जा था, अब वो कर्जा बढ़ के 45,000
45,000 पे चला गया। सो सिंपली आई कैन से कि मेरा कर्जा इंक्रीज हुआ, मतलब मैंने और पैसा कर्जे में उठाया। सो इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन डिनोट्स कि आपने लोन बोरो किया। इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू लोन बोरोड कि आपने और पैसे बोरो किए। पहले मेरा कर्जा 30,000 था, अब वो 45,000 पे चला गया, तो कर्जा इंक्रीज कैसे हुआ? तो मैंने और कर्जा लिया। कितना कर्जा लिया? 15,000। तो कर्जा लेने पर पैसा आएगा तो इट इज पॉजिटिव, इट इज कैश इनफ्लो, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड के सामने मैं लिख रहा हूं लॉन्ग टर्म लोन बोरोड ₹15,000। इसके अलावा और कोई कर्जा या बॉन्ड या डिबेंचर और कुछ है क्या हमारे पास? आंसर इज नो। तो ना ही हमारे पास आगे और ऐड करने के लिए कुछ है, ना ही हमारे पास लेस करने के लिए और कुछ है। तो सिंपल लेस के सामने मैं लिख रहा हूं एज ए डैश कि मेरे पास लेस करने के लिए कुछ भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। इज दिस क्लियर? तो लेस करने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ऐड में आए 15,000, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं, क्योंकि यहां पर कर्जा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर केवल एक ही एक्टिविटी फिट हो रही थी, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्रीज हुआ, मतलब मैंने कर्जा लिया, तो वो मैंने ऐड कर दिया। बट लेस करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मैंने किसी को डिविडेंड पे किया, ना किसी को इंटरेस्ट पे किया, ना मैंने लोन का रीपेमेंट किया। तो लेस करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो उसके सामने मैं लिख रहा हूं डैश। तो मेरे पास 15,000 रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आए, बट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर मेरे पास से कुछ भी नहीं गया, तो 15,000 माइनस नथिंग, नेट वैल्यू बाहर आएगी एज 15,000। तो जो सी हिस्सा है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आया 15,000। इज दिस क्लियर? तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हाउ मच? 15,000। तो ये मेरा सी हिस्से का आंसर हुआ, जिसे मैं कहूंगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दिस इज माय नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हमारा कैश फ्लो का लास्ट हिस्सा दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी आ गया। तो मुझे जो 3 आंसर चाहिए थे या 3 अलग अलग कैश फ्लोज चाहिए थे वो मिल गए। कौन से 3 कैश फ्लोज मिले? तो मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिला, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मिला एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मिला। अब इन तीनों आंसर्स का फाइनल आंसर मैं नीचे निकालूंगा, दैट इज 5,600 माइनस 21,000 प्लस 15,000। 5,600 इज पॉजिटिव, 15,000 इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करो, जो नेगेटिव वैल्यू है इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। तो 5,600 प्लस 15,000 अगर आप करोगे तो आंसर आता है 20,600। लेकिन 20,600 में से अगर आप 21,000 माइनस करोगे तो नेगेटिव वैल्यू या माइनस वैल्यू बड़ी है, तो मेरा फाइनल आंसर नेगेटिव 400 रुपीज आएगा कि एक तरफ पॉजिटिव है 20,600, दूसरी तरफ नेगेटिव वैल्यू 21,000। सो नेगेटिव वैल्यूज आर मोर, सो माय final answer is negative 400. 5,600 minus 21,000 plus 15,000 will give me negative 400 as the final answer for the cash flow statement, जिसे मैं simply कहूँगा net decrease in cash and cash equivalent, कि इस साल 400 रुपए से cash and cash equivalents क्या हुए? decrease हुए। net decrease in cash and cash equivalents. is this clear? तो cash and cash equivalent में 400 रुपए का decrease हुआ। अब इसमें मैं क्या करूँगा? मेरे पास जो opening cash balance था वो ऐड करूंगा एंड मैं अपना फाइनल आंसर फाइंड आउट करूंगा। सो व्हाट इज ओपनिंग कैश बैलेंस? तो एसेट साइड में देखोगे तो हमारे पास कैश बैलेंस है 4,000 एंड 3,600। तो जो 4,000 है वो पिछले साल का है, जिसे मैं कहूंगा ओपनिंग कैश बैलेंस, एंड जो 3,600 है वो इस साल का है, जिसे मैं कहूंगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो एज पर फॉर्मूला मुझे इसमें क्या ऐड करना है? ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नथिंग बट ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस, राइट? तो ओपनिंग कैश बैलेंस इज 4,000, उठा के मैं ऐड कर रहा हूं 4,000। तो माइनस 400 में अगर आप 4,000 ऐड करोगे तो माइनस 400 प्लस 4,000 यू विल गेट एन आंसर ऑफ ₹3,600। ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर, जो कि हमारे क्लोजिंग कैश के बराबर होना चाहिए। तो हमारा क्लोजिंग कैश इज हाउ मच? चेक करो 3,600, और मेरे कैश फ्लो का फाइनल आंसर भी कितना आ रहा है? 3,600। सो यहां पर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इज दिस क्लियर? और इस 3,600 को मैं सिंपली लिखूंगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कि जो 3,600 है वो हमारे बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो कैश एंड कैश के बराबर है 3,600, एग्जैक्टली उसके हिसाब से है या एग्जैक्टली उतना ही है। इज दिस क्लियर? तो ये मेरा फाइनल आंसर बन गया फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। इसे फिर से 1-2 बार रिवाइज करो, फॉर्मूलेज याद रखो, एंड इसी के साथ साथ
हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ एंड इसी के साथ साथ हमारा 12th का पूरा अकाउंटिंग का सिलेबस कंप्लीट हुआ। आपका बस अब काम इतना ही है, चैप्टर 1 से लेके दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से लेके अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनके सम्स खुद से सॉल्व करो, प्लस लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स जितनी की आपके पास क्वेश्चन पेपर सेट्स है उन क्वेश्चन पेपर्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन सेट्स निकालो, क्वेश्चन सेट से क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। डाउट होगा तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, जो जो डाउट का हिस्सा है उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को फिर से रिपीट करो। सो कीप ऑन रिवाइजिंग, जितना आप अकाउंट्स में प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, उतने आपके अकाउंट्स के मार्क्स इंक्रीज होंगे। ये मंत्र मैंने आपको पहले बताया हुआ है, मोर द प्रैक्टिस मोर द मार्क्स, क्योंकि अकाउंट्स में बस इतना ही करना है, प्रैक्टिस करना है। कीप इन टच विद अकाउंट्स, हर रोज 2 से 3 सम सॉल्व करो। अब जैसे जैसे आपकी एग्जाम्स नजदीक आएगी अकाउंट्स की प्रैक्टिस इंक्रीज करो, राइट, कि हर रोज मुझे क्या करना है, हर रोज अलग अलग चैप्टर से 2-2, 3-3 सम सॉल्व करने हैं, राइट। एक ही चैप्टर के 10-12 सम्स मत सॉल्व करो, एवरीडे एक नया चैप्टर से। एक दिन फाइनल अकाउंट्स के 2 सम सॉल्व किए, एक दिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 2 सम सॉल्व किए, रिटायरमेंट के 2 सम सॉल्व किए, एनपीसी के 2 सम सॉल्व किए, राइट, रेशियो एनालिसिस के 2 सम सॉल्व किए। तो ऐसे अलग अलग चैप्टर से 2-2 सम्स हर रोज सॉल्व करना है एंड प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। सॉल्व करना है मतलब नोटबुक निकालना है, फॉर्मेट रेडी करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, जो जो स्टेप्स मैंने बताइए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो सारे फॉलो करके सम सॉल्व करना है। बस ऐसा देखना नहीं कि हाँ अच्छा ये इसका आंसर है, देखने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू सॉल्व इट। पेन पेंसिल पूरी प्रैक्टिस, पूरा फॉर्मेट अच्छे से बना के प्रैक्टिस करो। तो इससे 2 चीज़ें होगी, जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको पता है कि फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है, कौन सा आइटम कहाँ पोस्ट करना है, तो आपका जो पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस है वो उसमें हो जाएगी कि अंडर टाइम आपका क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। नहीं तो अगर आपकी सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्या होगा कि एग्जाम में आप एकदम से पहली बार सॉल्व करने जाओगे तो याद नहीं होगा अरे कौन सा फॉर्मेट किसके लिए ड्रॉ करना था, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग कि फॉर्मेट रेडी करना है, सॉल्व करना है कंपल्सरीली, इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अकाउंट्स जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आप पाओगे। सो डेली 3 to 4 सम्स फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर से। आज आपने फाइनल अकाउंट्स रिवाइज किया तो कल बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिवाइज करो, फिर एनपीसी रिवाइज करो, फिर चाहिए तो डिसोल्यूशन रिवाइज करो, फिर एडमिशन रिवाइज करो, रिटायरमेंट रिवाइज करो। तो एवरीडे न्यू चैप्टर रिवाइज करना है। इज दिस क्लियर? एंड कीप ऑन रोटेटिंग इट, कीप ऑन रोटेटिंग इट कि हाँ पूरे सारे चैप्टर रिवाइज हो गए, फिर से फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो एवरीडे न्यू चैप्टर के 2 से 3 सम सॉल्व करने हैं, राइट। ईमानदारी से 1 घंटा 2 घंटा आप अकाउंट्स के लिए हर रोज निकालो, प्रैक्टिस करो। 2 hours इज मोर देन इनफ फॉर अकाउंट्स। 2 घंटे में आप आराम से 2 से 3 सम सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम एनी ऑफ द चैप्टर। इज दिस क्लियर? तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।